जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने यूपी ट्रिपल एससी पेट पे आधारित एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं, एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि पूरा आपके सिलेबस पे आधारित है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि हर सब्जेक्ट से होगा। आपका इंग्लिश, मैथ, हिंदी, आपके पेट के सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है। और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 का भी वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। और इस पार्ट 1 में हम पहले 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और फिर जो पार्ट 2 आएगा वो अगले जो 50 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा टाइम भी ज्यादा ना जाए, है ना, हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करते रहें। और क्योंकि यदि हम दोनों वीडियो को इंक्लूड कर दे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पार्ट 1 में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और फिर पार्ट 2 में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये सीरीज जो है, जो क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद जो भी ये पैटर्न आपका जो एग्जाम का रहा है, इसी पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको हम आपके सामने लाए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसको आप साथ में अटेम्प्ट करते रहिएगा। और जो भी आपका स्कोर आए उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है हमें। तो जैसे आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे शासन करने वाले शासक हुए, तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हमें काल क्रमानुसार हमें बताना है। जैसे पहला ऑप्शन आपका शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी सबको पता है ये सूरी डायनेस्टी का रूलर था। अकबर जो कि मुगल डायनेस्टी का रूलर था। आगे बात करें अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का शासक था। और इसके बाद यदि हम बात करें इल्तुतमिश जो कि स्लेव डायनेस्टी, और जिसको हम और क्या कहते हैं, गुलाम वंश, हिंदी में बोलते हैं गुलाम वंश। इसका एक और नाम है इलबरी डायनेस्टी। तो इल्तुतमिश था वो इलबरी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश, इसका शासक था, है ना। एक ही चीज को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हमें काल क्रमानुसार हमें बताना है कि कौन सा शासक पहले आया था। तो यदि हम देखा जाए तो सबसे पहले हमारे देश में जो रूल करने आए थे वो कौन थे, स्लेव डायनेस्टी, यानी कि यदि हम बात करें इलबरी डायनेस्टी का शासक इल्तुतमिश। अच्छा, इसके बाद से कौन होगा, अच्छा इसके बाद कौन आया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी डायनेस्टी का रूलर था। अच्छा, इसके बाद से कौन आया था, शेरशाह सूरी, और लास्ट में कौन आया था, अकबर। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर इसका आंसर भी दिया हुआ है, जहां से आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं कि इल्तुतमिश जो था इलबरी वंश का रूलर था, जिसका शासनकाल रहा था 1211 से 1236। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का था, इसका शासनकाल, है ना, शेरशाह सूरी और अकबर, इन सबका यहाँ पे हम शासनकाल भी दिए हुए हैं, जिसको आप लोग और भी अच्छे से देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट वाज कंटेम्पोररी ऑफ शिवाजी, यानी कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। सो दैट इज तुकाराम। आप सभी को पता होगा जो तुकाराम थे ये क्या थे, शिवाजी के समकालीन थे। जैसे कि हम आगे देख सकते हैं, संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। और भी शंकराचार्य जो थे वो कार्य क्षेत्र का संपूर्ण भारत था। मत जो था वो क्या था, अद्वैतवाद था। चैतन्य थे, और ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तुकाराम महाराष्ट्र, यानी कि इनका मत जो था वो वारकरी मत था। तो इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। फाइनली इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तुकाराम जो कि शिवाजी के समकालीन थे। आगे देखते हैं, हु वाज द, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इस पर यदि बात किया जाए तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इस आगे हम देखें, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि चरक संहिता इस ए वर्क ऑन, यानी कि चरक संहिता किस चीज को दर्शाता है, यानी चरक संहिता किस चीज से संबंधित है। तो हम इसकी बात करें तो ये मेडिसिन से संबंधित है। यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि चरक की प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता, इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोध औषधियों का उल्लेख किया गया है। तो ये जो चरक संहिता है किससे रिलेटेड है, ये मेडिसिन यानी कि चिकित्सा से रिलेटेड है। आगे अगला क्वेश्चन देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, हमें ये बताना है।
तो इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो इनकरेक्टली मैच है? तो यदि हम कलिंगा की बात करें तो ये 261 बीसी में कलिंगा का जो वार था वो हुआ था। अब पता है कि कलिंगा वार में कौन इंक्लूड थे? तो वो थे अशोका, और अशोका ने क्या कराया था? कलिंगा पे आक्रमण करवाया था। अगर हम बात करें 78 एडी में कमेंसमेंट ऑफ साकाईरा, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करें एडी 622 में तो कमेंसमेंट ऑफ द मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम युग की शुरुआत कब से हुई थी? 622 एडी से। आगे बात करें डेथ ऑफ औरंगजेब, जो कि 1709 नहीं था, क्या था? डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में हुआ था, यानी कि जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि औरंगजेब का जो डेथ हुआ था वो 1707 में हुआ था, ना कि 1709 में। और इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ये आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। वह मुगल वंश का अंतिम प्रताप बादशाह था। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। अगर आप भी जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यदि हम बात करें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो अभी तक हमने ये 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया था फिरोज शाह मेहता, सूर्यनाथ बनर्जी, और आपका प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1851 में रहनुमाई मजदयाना सभा, रफ्त गुफ्तर पत्र, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये सब डिटेल दिया हुआ किसके बारे में? दादा भाई नौरोजी के बारे में। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू होम रूल लीग, यानी कि हिंदी में बात करें तो 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो 2 होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू हुआ था? एक लोकमान्य तिलक और एक एनी बेसेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए तो मैच द फॉलोइंग, इसमें हमें क्या करना है? मैच करना है। मैच इन द सेंस क्या करना है? हमें सही कॉलम को सिलेक्ट करना है। देखिए ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज सबको पता है राजा राम मोहन राय से क्या है ये रिलेटेड है। आगे देखा जाए रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन किससे रिलेटेड है? तो यह स्वामी विवेकानंद से। आर्य समाज की बात करें तो ये दयानंद सरस्वती से। और सत्य शोधक समाज की बात करें तो सत्य शोधक समाज जो है वो ज्योतिराव फूले से एसोसिएटेड है। तो इसमें हम देखें तो ए का तीसरा हमें सी, बी और डी में दिख रहा है। फिर हम देखें बी का पहला हमें सी में दिखा, और सी में और बी में दिख रहा है। ठीक, आगे हम बात करें तीसरा देखा जाए आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती है वो यहाँ दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ भी है। अच्छा आखिरी देखते हैं सत्य शोधक समाज हमें ज्योतिराव फूले, यानी कि जो डी होगा उसका ऑप्शन नंबर 5, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। आगे आते हैं, आगे के जो भी क्वेश्चन है इसको देखा जाए। आप लोग भी साथ में आंसर करते रहिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीरीज हम आपके सामने लाए हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू और डाई, यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? सो दैट स्लोगन इज गिवन बाय महात्मा गांधी। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी बीच में महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। तो करो या मरो जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द सीट वाज ऑफर्ड टू, यानी जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया था उसके बाद ये जो पद था उसका प्रस्ताव किसको दिया गया था? तो यदि हम बात करें तो ये किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये बात कब की है? सन 1939। यहाँ पे एक प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर, यानी कि जो सलाल पन बिजली परियोजना है ये किस नदी पे स्थित है? तो ये हम बात करें तो ये चेनाब नदी पे स्थित है।
और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो कि अलग अलग नदियों से संबंधित है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ब्यास परियोजना ब्यास नदी, रंजीत सागर बांध रावी नदी, सलाल बेनी परियोजना चिनाब नदी जो अभी हम पढ़े हैं, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। तो ये कुछ नदियों और उनसे कुछ नदी घाटी की जो परियोजना है और उनसे संबंधित नदियों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर इक्विनॉक्स, आप सब लोग जानते होंगे वर्नाकुलर इक्विनॉक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बसंत विषु। बसंत विषु यानी क्या होता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं किस तारीख को होता है, ये 21 मार्च को होता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है। आगे देखते हैं, आप बताइएगा जरूर कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, क्योंकि इससे हमें अपनी तैयारी का पता चलता है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना एक बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि हम वहां से अपने आप को एनालिसिस कर पाते हैं, खुद को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं कि हमारा मेहनत कहाँ तक हुआ है। ठीक, आगे हम देखें, द खैत्री प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो खैत्री प्रोजेक्ट है कहाँ का, राजस्थान का, वो किस चीज के लिए फेमस है ना। राजस्थान में खैत्री परियोजना किससे के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका बात किया जाता है कॉपर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसका पूरा डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो इसकी हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम में स्थित है। और भी जो नेशनल पार्क हैं जैसे कान्हा नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये सब चीजें कहाँ कहाँ स्थित हैं, इसका भी यहाँ पे हमने डिटेल दिया हुआ है। आगे बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा नदी है जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम का ही हिस्सा है। हिंदी में निम्न से कौन सी हिमालयन नदी तंत्र की नदियां हैं, तो बात किया जाए इसमें तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहे होंगे। देखिए इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी। यदि हम बात करें तो इसमें आपकी जो कावेरी नदी है ये हिमालयन रिवर की पार्ट नहीं है, यानी हिमालयन नदी की पार्ट नहीं है। यानी कि इसमें देखिए हम बात करें जो बी है गंगा, और इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपके क्या है, हिमालयन रीजन के, हिमालय रिवर के पार्ट हैं, ये हिमालयन नदी है, यानी नदियां जो है हिमालय से बन के निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो किससे एसोसिएटेड है, बैंक रेट से। मींस कि बैंक रेट, बैंक दर अर्थ, यानी कि बैंक रेट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स, ये नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल्ड बैंक्स, ये भी नहीं होता है। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफिसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं इसका प्रॉपर यहाँ पे आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंक दर का तात्पर्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, जिस समान ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। यानी जो आरबीआई है वो बाकी सब बैंकों को जो पैसा उधार देता है उसी उधार को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कुछ इंटरेस्ट लेता है और उसी इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट, यानी वो किस रेट से क्या कर रहा है, किसी को कर्ज दे रहा है। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17, अभी तक हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। जब आरबीआई क्या करता है, कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर दे, तो जब वो कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करता है तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन, तो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज हो जाता है। क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज। जैसे आरबीआई अपने कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज करता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखो ऑप्शन देयर विल बी नो इम्पैक्ट, ये गलत है, इट विल डिक्रीज नहीं, इट विल इंक्रीज, यानी कि वो क्या हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, है ना, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ
अर्जित करना होता है, तो ये हम बात करें तो ये है कैपिटलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट, मिक्स और ग्लोबल, ये सब चीजें नहीं है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन कह रहा है उसका असली अर्थ जो है वो है कैपिटलिस्ट, यानी यहाँ पे आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। आगे हम बात करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हम सोच रहे हैं कि काफी कम समय रहते हैं, हम ज्यादा क्वेश्चन को आपके सामने रख पाए और आप लोग लगातार आंसर देते रहिएगा। द 100 रुपीज नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, यानी 100 रुपए की नोट पे किसका सिग्नेचर देखने को मिलता है, तो ये आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर हमें देखने को मिलता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। कोई बताएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और फाइनली आपका जो स्कोर आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, बिल्कुल गलत बात है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हाँ, आपका जो फेमा होता है, फेमा का जो फुल फॉर्म होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ही होता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया होगा, हम आपको दिखाते हैं अगले पेज पे। ये हमारा अगला पेज है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर दिया हुआ है कि फेरा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 लागू कब हुआ था? आपका 1973 में इसको लागू किया गया था। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो बस 2000 में फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बदलकर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। यानी कि जो फेमा था वो पहले था फेरा। फेरा का फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1973 में आया था। फिर इसको 2000 में क्या कर दिया गया था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि फेरा को ही बदल के क्या कर दिया गया था? फेमा कर दिया गया था। आगे हम ध्यान दें अगले क्वेश्चन पे, तो यह है द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन भारत के, हिंदी में बात किया जाए तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये सब किसमें आती है? स्टेट लिस्ट में, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिसको अलग अलग लिस्टों में रखा गया, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो इससे भी हमें सवाल देखने को मिलते हैं। तो जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है इसको किसमें रखा गया? तो इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर, यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है इंडिया में वो किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? डीपीएसपी। यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम वो किसके अंतर्गत आती है? वो डीपीएसपी के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में की गई है, और अनुच्छेद 40 आपका किसमें आता है? डीपीएसपी में आता है। ठीक, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 23 जो है, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट विच इज रिलेटेड टू। अब जो राइट टू एजुकेशन है वो किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 19 जो है वो हमारा क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। हमें बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये हमें आर्टिकल 19 बताता है। माफ कीजिएगा, ये हमें आर्टिकल 19 बताता है। और आर्टिकल 21 यही है जो हमें एक बेसिक शिक्षा का अधिकार देता है। यानी कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये हमें पता कहां से चलता है? आर्टिकल 21 ए से। आर्टिकल 29 हमें माइनॉरिटी के बारे में बताता है, आप सभी को पता होगा। तो आर्टिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखा जाए, यहाँ पे उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया होगा कि अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाबू चल रहा है ना ठीक से? देख लो आके एक बार, रुका नहीं है ना, किसी का फोन होना है तो प्रॉपर दिख रहा है सब? ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। यही सवाल हमसे पूछ रहा है। फिर इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हटा के क्या किया गया था? प्रियम्बल को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा बी एन राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया था। यानी कि जो इसका आंसर है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको इंग्लिश में हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर। तभी हमने इसके बारे में बात किया था, यह है आर्टिकल 29। ठीक है,
और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया भी होगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं। आर्टिकल 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 24 जो वो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध, भारत के क्षेत्र में रहने वाली किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा, क्या पढ़ दिए यार, ठीक है। आर्टिकल 24 जो हमें बताता है कि बाल श्रम हमें बच्चों से नहीं करानी है। आर्टिकल 29 हमें क्या देता है, अल्पसंख्यकों का, भारत संविधान का अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों से निहित जो है वो आर्टिकल 29 है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ा जाए, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें अगले 50 क्वेश्चन कराएंगे, यानी इस पूरे प्रैक्टिस सेट को हम कवर करने के लिए पूरे टोटल 2 वीडियो लेंगे। और इस पूरे 2 वीडियो में आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन और हर फील्ड से, जो भी आपका सिलेबस है हर फील्ड से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, करंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर आर, यानी कि जो करंट क्या दिया हिंदी में, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होता है, जो करंट है वो मूव कर पाता है, यानी कि जो धारा है, करंट की जो धारा है वो वाहक होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराने में जो सबसे बड़ा योगदान देती है वो क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि करंट जो है वो किसके चलते मूव कर पाती है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसका यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और समय ना गवाते हुए जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा जूम हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लाइट ईयर से यूनिट मेजरमेंट ऑफ, यानी कि लाइट ईयर जो है किसके लिए, किस चीज का मेजरमेंट है। तो पहला ऑप्शन देखिए, स्पीड ऑफ रॉकेट मेजरमेंट इन ईयर, नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, में भी हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग द 1 ईयर, देखिए दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ये सब तो गलत है। अब हम 2 ऑप्शन में अटक गए, इस 2 ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन ए वैक्यूम या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम। तो हमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम दैट इज कॉल्ड लीप ईयर, यानी कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, 1 लाइट ईयर कहलाती है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो ये जो भी सेट है हम आपको बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रहे हैं। आगे हम बात करें तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 27 देख लिया और 27 का यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहाँ पे और भी नाम दिया हुआ है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को कहते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड जो है वो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट साधारण नमक इसको कहते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ नाम दिए हुए हैं जिसपे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 और यह है मैथ का क्वेश्चन। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन हम सोच रहे हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको हम हाइड कर लें। देखिए, ये जो मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज, यानी कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा। हमें पता है कि एक प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है ना। वी ऑल नो दैट द प्योर, जो भी प्योर गोल्ड होता है वो क्या होता है, 24 कैरेट का होता है। लेकिन यदि 18 कैरेट है तो इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 18/24 इंटू 100। अच्छा, इसको यदि 6 से काट दे, 3 6 से काटेंगे तो ये 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी कि 25 का 75%। यानी कोई भी सोना है अगर वो 18 कैरेट का है तो उसमें शुद्ध सोना जो होगा वो कितना होगा, 75%। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं कि 24 कैरेट में सोने का प्रतिशत 100 होता है। अब 18 कैरेट की बात की जा रही है तो 18/24 इंटू 100 यानी कि 75%। आगे हम बात करें तो ऑरेंज कंटेंट अवेयरनेस आप, यानी कि संतरे में क्या पाया जाता है, तो सबको पता होगा संतरे में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन, आपका आंसर भी दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 32। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 32। कैसे गर्म हो रहा है क्या? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है ये, इसको यदि हम 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 इंटू 115 है ना, ये सारी चीजें दिए हुए हैं। तो यदि हम इसको मान ले ए, तो ये भी ए है और ये भी ए है, डेट इज बी एंड डेट इज बी एंड डेट इज बी। हम 885 को ए मान लिए, 115 को बी मान लिए हैं। अच्छा, तो यहाँ भी हम देखें तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी और ये ए और ये बी। तो हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया हमारा, ए इंटू ए, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ए क्यूब, प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बी क्यूब। ठीक, ये हमारा ऊपर आ गया। नीचे हम बात करें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बन गया, बी स्क्वायर, और ये क्या बन गया, ए बी। तो हम ध्यान से देखें तो ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही दिख रहा है। और हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। और नीचे क्या हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जाहिर सी बात हम इसको ध्यान से देखें तो इससे ये कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, बस ए प्लस बी। और ए का वैल्यू कितना था, 885, और बी का वैल्यू क्या है, 115। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1000। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और इसमें जो होगा हमारा आंसर क्या होगा, 1000। तो हमने इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया, और यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ऐसे अब देखो, इन सब चीजों को मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है, इसको हमें दिमाग में करना है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। ये देखने में पता चल जाना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। अब जैसे पता चला, हम दिमाग में फॉर्मूला याद आया, इसको इससे इसको काटेंगे और सीधे क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1000। आगे हम बात करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, √5 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम आ चुके हैं। √5 माइनस √3 और अपन में √5 प्लस √3, इसको कुछ नहीं करना, बस सिंपल रेशनलाइज कर देना है, जो कि यहाँ पे आपके सामने करके दिखाया गया है ना। इसका साइन बदल देते हैं और ऊपर नीचे दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका a माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसे यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिया गया, जिसका आंसर आपके सामने है 4 माइनस √15। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस √15। तो ये बहुत ही कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखें, देखिए एक और मैथ का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हमने कहा था कि सेट में हम आपसे लगभग हर फील्ड से सवाल कराएंगे, और ये वो सारे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पे, अब किसी भी टीवी का हम क्या करते हैं, मूल्य 30% घटा देते हैं, नहीं इसका प्राइस जो है 10 से 7 रुपए हो जाएगा, तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, यानी 20% बढ़ जाने का मतलब ये 5 से 6 रुपए हो जाती है। इसका मतलब जो ओवरऑल चेंज होगा, ये 50 और ये हो जाएगा आपका 42, यानी कि 50 की जगह क्या हो गया, अब ये 42 हो गया। चेंज कितने का हुआ, ये चेंज हुआ आपका 8 का, कितने पे, 50 पे। परसेंटेज में निकालना होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे, यानी कि -16%। लेकिन दुकानदार को अब क्या होगा, 16% का घाटा होगा, यानी कि 16% क्या हो जाएगा, जो इसका इनकम था वो गिर जाएगा। यहाँ पे एक और तरीका दिया हुआ है, इस तरीके से भी आप सवाल को इस कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है जो कि हम रेशियो मेथड से किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 35 है, और ये क्वेश्चन जो है एवरेज से आया हुआ है। The average age of 4 player is 18.5 years. If the age of coach is also included, the average is increased by 20%. यानी कि कोच का एज जैसे हम इसमें जोड़ते हैं, वैसे एवरेज क्या हो जाता है, 20% बढ़ जाता है। यानी जो पहले आपका एवरेज था वो था 18.5, अब 20% बढ़ गया। 20% बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, 6/5 हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, 5 7 35। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 6 42 और 6 3 18 4 22।
यानी हो जाएगा आपका 22.2, यानी जो पहले आपका एवरेज था 18.5, अब क्या होगा ये 22.2। अच्छा ये 22.2 हुआ क्यों, इसको थोड़ा सही से देख लेते हैं। 22 पॉइंट हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें हमने एक टीचर है उसका एज क्या कर दिया, हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो एज इंक्लूड करते ही क्या हो गया, जो एवरेज था वो 22.2 हो गया, पहले था 18.5। अच्छा पहले लोग कितने थे, 4, अब कितने हो गए, 5। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5 चौके 20 और 8 चौके 32, 2 34 का 4, 4 4 3 7, यानी 74। और इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, अब 5 दूनी 10 1 11, अब 5 दूनी 10 1 11, यानी कि पहले 74 था, अब कितना हो गया 111, यानी कि 111 में से 74 को हम घटा लें तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11 में से 7 4 गया तो 7, 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि जो 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 कोच इंक्लूड हुए हैं, जो टीचर इंक्लूड हुए हैं, उनका जो एज होगा वो कितना होगा, 37 ईयर्स। तो आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अगले पेज पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन हिंदी में भी दिख रहा होगा, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक और तरीका यहाँ पे है, इससे भी आप सवाल को कर सकते हैं। हमने एक बेसिक अप्रोच लगाया और उससे ये सवाल का आंसर आ गया। आगे देखिए, तो एकल का विलोम शब्द क्या होगा, तो एकल का विलोम शब्द क्या होगा, बहुल। और भी यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्याप्त का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अपर्याप्त, अकेला का दुकेला, उपयुक्त का अनुपयुक्त। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो दर्प का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, आपका अहंकार। यहाँ पे और भी पर्यायवाची दी गई है, अहंकार, दम्भ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व, ये सब क्या होते हैं, ये दर्प का पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अच्छा आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला कौन होता है, मनोहर। आप सबको पता है मन को हरने वाला मनोहर। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। और जो क्वेश्चन नंबर 39 है, गागर में सागर भरना का मतलब क्या होता है, एक मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है, थोड़े में बहुत कहना। बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि अल्पभाषी, कम बोलने वाला, अंग अंग मुस्कुराना यानी बहुत प्रसन्न होना, लोहा मानना यानी कि हार मानना। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये जो है ये आपका, अच्छा इसके पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें कौन सा जो शब्द है वो सही है। महत्वाकांक्षा, यहाँ देखिए महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, महत्वाकांक्षा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट है और इसको सही फॉर्म से लिखा गया है। आगे जो क्वेश्चन नंबर, इसको देखेंगे 41, 42, ये सारे जो हैं वो आपके इस पैसेज पे आधारित हैं। तो ये आपको पैसेज क्या कर लेना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो ये आपका पैसेज रहा और ये सब आपके क्वेश्चन रहे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन बढ़ने के लिए हमें अगले स्लाइड पे आना होगा। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फेमस। फेमस का क्या होता है, सिनोनिम्स, पॉपुलर है ना, हाउफुल यानी क्या होता है, पुअर यानी गरीब, स्टेडी यानी कि जो एक ही जगह टिका रहे। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, हाउफुल यानी वेरी बैड और अनप्लेजेंट, जो कि बहुत ही बुरा हो, स्टेडी यानी डेवलपिंग, ग्रोइंग और हैपनिंग ग्रेजुअली। ठीक है, तो आपका जो फेमस है उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पॉपुलर। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको ट्रांसपेरेंट का क्या बताना है, एंटोनिम्स, एंड दैट इज ओपेक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ओपेक। आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग से है, और इस रीजनिंग में आपको हमें ये देखना होगा कि ऑर्निथोलॉजिस्ट को जो है वो बर्ड से रिलेटेड है, यानी कि जो बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको, उस पढ़ाई को क्या बोलते हैं हम, ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, जो कि मानव के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो कि मानव के बारे में पढ़ाई करते हैं, है ना। हिंदी में बात करें तो पक्षी विज्ञानी, जो कि पक्षी के बारे में पढ़ाई होती है, और नृविज्ञानी यानी कि जो कि मैनकाइंड यानी कि मानव के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये है 47 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो हमें वो शब्द बताना है जो कि बाकी शब्दों से डिफरेंट हो, अलग हो। कर्ड, बटर, चीज, हम ध्यान से देखें तो ये तीनों दूध से बनते हैं, एक तेल जो है वो इनमें से अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, इसको हम देखते हैं। इस रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन अ सर्टेन कोड प्रोडक्शन इज रिटन एज दिस। शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ इसको बड़ा कर दूं, क्योंकि फिर अलग लिखूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। हम इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन है। देखिए, ये पी जो है ये 16 होता है, आर 18, ओ जो है 15 है, डी 4 है, यू 21 है, सी आपका 3 है, टी आपका 20 है, आई 9, ओ 15, एन 14 और एस जो है वो 19 है। तो ध्यान से देखें तो 16 से क्या हो गया 17, यानी कि प्लस 1 हो गया। ठीक है, पहले ऑर्डर में क्या हुआ, ये +1 हो गया। दूसरे में देखें तो 18 से हो गया 17, यानी कि -1 हुआ, यानी पहले +1 फिर -1। फिर आगे देखें तो 15 से हो गया 16, यानी फिर +1। फिर अगले में देखें तो 4 से हो गया 3, यानी कि -1, यानी इसी ऑर्डर में क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, बीच वाला लेटर एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है, सी, सी जो है यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, सी जो है वो क्या हो गया, 3 से हो गया 5, यानी बीच वाला जो लेटर है वो क्या हो जा रहा है, 2 बढ़ रहा है, यानी कि बाकी सब +1 -1 हो रहा है और बीच वाला जो है वो आपका 2 बढ़ जा रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, उस पे आते हैं। हमें बस ध्यान देना इस चीज पे कि जो बीच वाला लेटर है वो क्या हो जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है, बाकी सब +1 और -1 है। हमसे जो पूछ रहा है उस पे, उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, हमसे पूछ क्या रहा है कि हाउ इज ओरिएंटेशन, अब ओ है, ओ के बाद क्या होना चाहिए, पी, पी हमें कहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, और नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बस क्या ए बी और सी। अच्छा, आगे देखिए, अगला जो है आर, आर से -1 करना था, पहले +1 फिर -1, तो आर में जब हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 से 17 हो जाएगा, यानी कि पी क्यू होना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें देख ले क्या अलग हो रहा है। देखिए, पी क्यू जेड डी, पी क्यू जेड डी यहाँ भी है, ओ यहाँ भी ओ है, ये बीच वाला लेटर यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है, तो हम बीच वाला लेटर से इस सवाल को कर लेंगे। देखिए, टोटल लेटर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप यहाँ से 6वां लेटर देख लीजिए, ये टी है, और इसमें क्या हुआ था, +2, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुंच चुके हैं, और मात्र इस वीडियो में हम 2 और क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद से अगली वीडियो लाएंगे, उसमें हम बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे। तो देखिए आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 49, मात्र 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, और इसको हम जल्दी अटेम्प्ट कर लें। Pointing towards Rita, Nikhil said, "I am the only son of her mother's son." यानी कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी कि मैं रीता की माँ का, रीता की रीता की माँ का पुत्र का, यानी इसका कोई पुत्र है, इकलौता पुत्र हूँ। समझ में आया, यानी कि ये जो है वो रीता के माँ का पुत्र, यानी इसका भाई हो गया ये। ठीक है, इसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र है, यानी कि एक्चुअल में रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित रखती है, तो रीता जो है वो निखिल की क्या लगेगी, इसके भाई की क्या है, ये इसके भाई का ये बेटा है, तो इसके भाई का बेटा है, तो रीता जो क्या लगेगी, अंकल, सॉरी आंटी लगेगी, क्या लगेगी, आंटी। और आते हम आज के दिन के इस आखिरी क्वेश्चन पे, और ये आखिरी क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है कि इफ 25 अगस्त इन ईयर इज थर्सडे, द नंबर ऑफ मंडे, देखिए, इफ 25 अगस्त इन ईयर इज थर्सडे, द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ इज, यानी कि इसमें टोटल कितने मंथ, सॉरी टोटल कितने मंडे इस मंथ में पड़ेंगे, यदि 25 अगस्त आपका थर्सडे है तो। इस क्वेश्चन को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपका जो 25 अगस्त है, आपका जो 25 अगस्त है, ये आपका क्या है, ये आपका थर्सडे है, 25 अगस्त को आपका पड़ रहा है थर्सडे। ठीक, तो जब 25 अगस्त को थर्सडे पड़ रहा है, तो हमें देखना है कि मंडे किस डेट को पड़ेगा। यदि हम 26 को देखें, 27 को,
28 को और 29 को। तो देखिए 25 को आपका थर्सडे पड़ा है, 26 को आपका पड़ेगा फ्राइडे, 27 को आपका पड़ेगा सैटरडे, 28 को पड़ेगा आपका संडे और 29 को पड़ेगा क्या आपका मंडे। तो यदि 29 अगस्त को आपका मंडे पड़ रहा है, जब 29 अगस्त को मंडे पड़ रहा है तो इससे 7 दिन पहले फिर से मंडे पड़ा होगा, यानी कि 22 अगस्त को पड़ा होगा। फिर इससे भी 7 दिन पहले पड़ा होगा, यानी 15 अगस्त को पड़ा होगा। फिर 15 अगस्त से भी 7 दिन पहले, यानी कि 8 अगस्त, और इससे भी 7 दिन पहले, यानी कि 1 अगस्त। तो टोटल कितने मंडे हो जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो टोटल इसमें कितने मंडे हो जाएंगे? 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। और उम्मीद है कि आपको अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए आप भी हमारे साथ कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे और आंसर करने का प्रयास कर रहे थे। अगर जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे थे उनका भी एक बहुत ही बड़ा रिवीजन हो गया, क्योंकि हमने मल्टीपल क्वेश्चन को और अलग अलग फील्ड के जितने भी क्वेश्चन थे सबको एक साथ अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन थे और बाकी के जो 50 क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तो ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में होगा, और पार्ट 1 में जो भी 50 क्वेश्चन था इसको हमने अटेम्प्ट कर लिया, बाकी के 50 क्वेश्चन पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। तो आप अब भी हमारे साथ तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने रिजल्ट को बेहतर करते रहिए। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, आप भी मेहनत कर रहे होंगे, है ना। और मैं तो यही कहूंगा कि जो भी प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने ला रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि हमारे साथ आप भी उसको अटेम्प्ट करते रहिए। अगर आप बस देख भी रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रिवीजन हो रहा है, लेकिन साथ में अटेम्प्ट करेंगे तो वो और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम बहुत पास है, बहुत ही जल्दी हमारा पेपर होने वाला है। तो अपने रिजल्ट को बेहतर करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 2 में।